Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see chapter number 9 चिड़िया। ये एक पोएम है आपकी क्लास 7th में एनसीईआरटी मल्हार टेक्स्ट बुक जो क्लास 7 के लिए है। इसका चैप्टर नंबर 9 है। ट्राई करेंगे कि इसी वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट कर लें। अगर रह जाता है तो एक पार्ट और बना देंगे। ओके, सो हियर इज द कंटेंट शीट एज ऑल ऑफ यू कैन सी। सो 1 से 8 तक के चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 देखेंगे जिसमें हम चिड़िया कविता एक पोएम है जिसके बारे में पढ़ेंगे जो आरसी प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखी गई है। ओके, सो कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस? और कोई सजेशन है सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो हियर इज द पोएम एज यू कैन सी। द नेम ऑफ द पोएम इज चिड़िया। यहाँ पे हम बर्ड्स के बारे में एक पोएम पढ़ने वाले हैं। हर एक पैराग्राफ जो यहाँ दिया गया है ना, इसका हम प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे। प्रसंग देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, जो कि आपको क्वेश्चंस में आता है ना कि भाव समझाइए, ये जो पंक्तियां दी गई है इसका भाव क्या है ना। सो भाव वगैरह जो बताने को कहते हैं वही व्याख्या या भाव आप वहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, सो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ के साथ स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग्स भी जो टफ है पैराग्राफ में वो भी देख लेंगे। सो पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। सो डाली मतलब होता है शाखा, मतलब जो पेड़ की डाली है। बैठी चिड़िया गाती है, तो पीपल का एक पेड़ है जिस पर चिड़िया बैठकर गीत गाती है ना। तुम्हें ज्ञात होना मतलब पता होना। ज्ञात होना मतलब पता होना, आपको क्या जानकारी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तुम्हें ज्ञात क्या अपनी, क्या तुम्हें पता है कि वो अपनी बोली में संदेश सुनाती है। संदेश मतलब होता है शिक्षा देना या मैसेज देना। ठीक है, सो वो अपनी भाषा में, अपनी बोली यानी भाषा, अपनी बोली अपनी भाषा में संदेश सुनाती है। तो इसका प्रसंग क्या है? ये कविता जो है कवि आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित कविता चिड़िया से ली गई है। कवि चिड़िया के गान को मानव के लिए संदेश बताते हैं कि चिड़िया जो गाना गा रही है ना वो मनुष्य के लिए एक संदेश है, मैसेज है। ठीक है, इसका भाव क्या है? चिड़िया जब ऊंचे पेड़ों पर बैठकर चहचहाती है, यहाँ पीपल का पेड़ भी लिख सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलर दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। सो पेड़ों पर बैठकर चहचहाती है, वह केवल आवाज नहीं होती है। जो चिड़िया की ची 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 हमको आवाज लगती है वो सिर्फ आवाज नहीं है, वह जीवन का संदेश है। वो लाइफ लॉन्ग एक मैसेज होता है जो लाइफ से रिलेटेड होता है। वह मनुष्य को याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल, शांति और प्रेम में ही सुख है। कि लाइफ में ये जो हैप्पीनेस है वो क्या है? जब आप नेचर के साथ एक तालमेल बनाकर रखते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, पीसफुल रहते हैं, लव दिखाते हैं नेचर के प्रति, तो वही लाइफ में क्या है? सुख है। ठीक है, आगे और डिटेल में नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। देखो, चिड़िया बैठी, चिड़िया जो डाल पर बैठी हुई है वो प्रेम प्रीति, प्रेम मतलब होता है प्यार और प्रीति मतलब होता है अपनापन। सो प्यार और अपनापन की रीति हमें सिखाती है। रीति यानी तरीका, प्यार और अपनापन का तरीका हमें सिखलाती है वह डाल पर बैठी बैठी। वह जग के बंदी मानव को, बंदी मतलब क्या होता है? कैदी, किसी बंधन में हम बंधे हुए हैं। सो जग के बंदी मानव मतलब बंधनों में बंधे हुए, चिंताओं में बंधे हुए, लोभ में फंसे हुए, है ना। सो ऐसे मनुष्यों को चिड़िया क्या बतलाती है? मुक्ति मंत्र बतलाती है। मतलब मुक्ति यानी आजादी, आजादी का संदेश या स्वतंत्रता का उपदेश सुनाती है। सो चिड़िया क्या बताती है कि किस तरीके से आप नेचर के करीब होकर ये जो आपके बंधन है जिसमें आप बंधे हुए हैं इस दुनिया में, जिसमें प्यार है, चिंता है, लोभ है। लोभ यानी कि लालच है कि मैं इतना कमा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो इसमें क्या है? हम फंसे हुए हैं, है ना। अगर इससे हम आजाद हो जाते हैं, इन सब से ऊपर प्रकृति के साथ हम कैसे प्रेम और अपनापन बनाकर रह सकते हैं, वही जीवन में हमें खुशियां देता है। तो यहाँ पर प्रसंग देख लेते हैं। तो ये पंक्तियां कवि आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित कविता चिड़िया से गई है। यहाँ कवि चिड़िया को प्रेम, स्वतंत्रता और सहज जीवन की प्रतीक मानते हैं। यहाँ भाव क्या है? कवि कहता है कि चिड़िया अपने स्वभाव से मनुष्य को प्रेम और सौहार्द, सौहार्द मतलब वही अपनापन से रहने की शिक्षा देती है। मनुष्य लालच, ईर्ष्या और बंधनों में फंसा हुआ है, जबकि चिड़िया स्वतंत्र रहती है। वह मनुष्य को बताती है कि जीवन का वास्तविक सुख स्वतंत्र और सरल जीवन में है, ना कि बेवजह की दौड़ धूप में है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। वन में जितने पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते सब अपने में हिलमिल। देखो, वन में जितने पंछी हैं, कंजन, कपोत, चातक, कोकिल, ये सारे जो है ये पंछियों के नाम है, पक्षियों के नाम है। खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक, यहाँ तक ये सारे पक्षियों के नाम है। शुक यानी तोते को कहते हैं, सुगा।
तोता, है ना। वास मतलब रहना, घर, निवास, और हिलमिल मतलब मिलजुल कर आपस में रहना। तो ये पंक्ति कवि आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित कविता चिड़िया से ली गई है। यहाँ कवि पक्षियों की विविधता और उनके मधुर सह अस्तित्व की बात करते हैं। सह अस्तित्व मतलब कि एक साथ मिलजुल कर कैसे आप वास कर सकते हैं, रह सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो चाहे पक्षी छोटे हों या बड़े, रंगों और स्वभाव में भिन्न हो, मतलब अलग अलग पक्षी होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, राइट। कुछ जो है उनके रंग अलग होते हैं, स्वभाव अलग होते हैं, फिर भी वे सभी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, लड़ते या ईर्ष्या नहीं करते हैं। आपस में ईर्ष्या यानी जलन, एक दूसरे को देखकर जलन होना या लड़ाई करना, ऐसा नहीं करते हैं। यही शिक्षा मनुष्य को अपनानी चाहिए। हम भी बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, मनुष्य भी तो ऐसे ही होते हैं, सबकी विभिन्नता होती है, सब डाइवर्स कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, बट हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहां चाहते जाते हैं। मिलजुल कर, आई होप क्लियर है कि प्रेम के साथ रहना। आसमान ही उनका घर मतलब पूर्ण स्वतंत्रता, पूरा आसमान ही उनका है, कोई बटा हुआ नहीं है कि आसमान इतना बड़ा है तो ये हिस्सा मेरा है, ये हिस्सा तुम्हारा है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां जहां चाहते हैं, जो जहां चाहता है बिना रोक टोक के जीवन जीता है, वहां चला जाता है ना। सो प्रसंग देखो, प्रसंग में ये लाइन बार बार रिपीट होगी तो इससे आपको याद भी हो जाती है। जब भी प्रसंग लिखते हैं तो लिखते हैं। ये पंक्तियां कवि आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित कविता से ली गई है। कवि यहाँ पर चिड़ियों के जीवन की सरलता और पारस्परिक प्रेम की ओर ध्यान खींचते हैं कि उनका जीवन कितना सरल है, कितना सिंपल है, और पारस्परिक प्रेम मतलब आपस में उनमें कितना प्रेम है, ये इन लाइनों से हमें पता चलता है। तो इसका भाव क्या है? चिड़िया कभी अकेली या स्वार्थी होकर नहीं रहती कि वो अकेले रह रही है, किसी के साथ नहीं रह रही है। कैसे रहती है? सबके साथ मिलजुल कर रहती है, वे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती है और भोजन करती है। उनका घर आकाश होता है जहां वे पूर्ण स्वतंत्रता के साथ उड़ सकती हैं। मनुष्य अनेक सीमाएं और बंधन बनाता है, जबकि चिड़िया मुक्त और निडर रहती है। जैसे मैंने आपको भी यहाँ पर बताया कि आसमान का कोई बंटवारा नहीं है कि ये हिस्सा इस चिड़िया का है, ये हिस्सा दूसरी चिड़िया का है, लेकिन इंसान जो है वो इस तरीके से जो धरती है हमारी उसको बांट रहा है कि ये मेरा प्लॉट है, ये उसका प्लॉट है। तो हमने धरती को बांट दिया है। प्रकृति के साथ हम एक अलग व्यवहार करते हैं। चिड़िया क्या है? इन सभी व्यवहार से मुक्त है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। रहते जहां वहां वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। आप जानते हो कि पेड़ पर चिड़िया घोंसला बनाती है ना। अब उनका काम क्या है? जहां वो रहते हैं वहीं पर अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं। काम क्या है उनका? जैसे उनके जो खाने की चीजें हैं वो एकत्रित करना, है ना, घोंसला बनाना, रहने की व्यवस्था करना, ये सब उनका काम है। और पेड़ों पर ही फिर वो सो जाते हैं। तो दुनिया बसाना मतलब अपना घर परिवार बनाकर रहना। दिन भर करते काम मतलब भोजन और जो जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए मेहनत करना। पेड़ों पर सो जाते हैं, रातों को डालियों पर ही विश्राम करते हैं। सो पंक्ति वही सेम रहेगी कि कवि आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित कविता चिड़िया से ली गई है। ये पंक्ति कवि पक्षियों के सरल, जो एक आसान सा उनका जीवन है, संतोषपूर्ण, मतलब वो कितने सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, राइट। उनको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है, बस जीवन जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए उसकी व्यवस्था उन्हें करना है, उसका जीवन का वो वर्णन करते हैं। तो इसका भाव क्या है? कवि कहते हैं कि पक्षी जहां रहते हैं वहीं वो अपना छोटा सा संसार बना लेते हैं। वे दिन भर मेहनत करके अपना भोजन जुटाते हैं और रात होने पर पेड़ों पर आराम से सो जाते हैं। उनका जीवन कैसा है? सरल यानी सिंपल है, स्वच्छंद यानी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आजाद है वो लोग, और संतोष से भरा हुआ है। वो लोग सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, जिसमें कोई बनावट या दिखावा नहीं होता। अब एक घर कोई नॉर्मल व्यक्ति बनाता है तो दूसरा वाला सोचता है कि अरे इसका ऐसा घर है, मैं इससे अच्छा घर बनाऊंगा। ये इसमें भी कंपटीशन करते हैं लोग। तो ये क्या है? बनावटी, एक नकली दुनिया है जिसमें लोग दिखावा कर रहे हैं ना, दिखावा कर रहे हैं। उनको खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मेरा ये घर बन गया ना तो मैं इसमें सेटिस्फाइड रहूं। नहीं, वो देखता है कि सामने वाले ने तो मुझसे भी बड़ा घर बना लिया, अब मुझे इसको तोड़ के फिर और अच्छा करना है, या उसने एक साइकिल ली तो मुझे बाइक लेनी है। तो ये सेटिस्फेक्शन ह्यूमन बीइंग के पास नहीं होती है, लेकिन चिड़िया के साथ ऐसा नहीं है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। चिड़िया के मन में ह्यूमन बीइंग जैसे, इंसान जैसे लोभ नहीं है। लोभ यानी लालच नहीं है, पाप नहीं है मतलब किसी के प्रति बुरा वो नहीं सोचते हैं, परवाह नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेते वो। क्यों? जैसे ह्यूमन बीइंग है, उनका काम क्या है कि वो सोचते कि हम इतना
जितना ज्यादा माल यहाँ पर है धन से रिलेटेड चीज, धन या जो भी सामान विषय वस्तु हम चाहते हैं जीवन में पाना, वो सारा इंसान चाहता है हम हड़प कर कैसे भी करके हमें मिल जाए, और ये सब करने की उनकी चाह होती है यानी इच्छा होती है। लेकिन चिड़िया की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि जग का सब कुछ हड़प कर, और वो इस चाह में जीना नहीं चाहते। सो ये पंक्ति आप सेम वैसा ही लिख देंगे। और कवि मनुष्य और पक्षी के स्वभाव की तुलना करते हैं इन पंक्तियों में। मनुष्य और पक्षी के जो स्वभाव है, जो बिहेवियर है, उसका एक कंपैरिजन इन पंक्तियों में दिया गया है। चिड़ियों के मन में लालच, स्वार्थ या दूसरों का हक छीनने की इच्छा नहीं होती है। उनका जीवन सादा होता है, सरल होता है, सिंपल होता है। जो मिलता है उसी में उन्हें संतोष होता है, सेटिस्फाइड होते हैं वो। इसके विपरीत मनुष्य जो है, विपरीत मतलब अपोजिट, इसके अपोजिट मनुष्य जो है वो लोभ में यानी लालच में फंसकर चिंता और दुख पैदा करता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। जो मिलता है अपने श्रम से, श्रम यानी मेहनत, यहाँ पर दिया नहीं है, आप ये लिख सकते हैं। श्रम यानी होता है मेहनत। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। मतलब अपने श्रम से, अपनी मेहनत से उनको जितना मिलता है वो उसको अपने पास ले लेते हैं। बस बच जाता जो औरों के हित, जो बच जाता है वो दूसरों के हित के लिए, हित यानी भलाई। यहाँ पर ये पिछले वाले पैसेज के ही वर्ड मीनिंग रह गए हैं, मैं बता देती हूँ। श्रम का मैंने बता दिया, मेहनत, हित मतलब होता है भलाई। ठीक है, यही लिख देती हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। भलाई उसे छोड़ वे देते हैं। जो दूसरों के लिए बच जाता है ना, जो बाकी बच जाता है उनकी मेहनत के अलावा वो दूसरों की भलाई के लिए छोड़ देते हैं। कवि पक्षियों के संतोष और निस्वार्थ जीवन का उल्लेख करते हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी जितना उन्हें अपने परिश्रम से मिलता है, मेहनत से मिलता है, उतना ही उपयोग में लेते हैं। वे अनावश्यक, अनावश्यक मतलब जो आवश्यक नहीं है, जो जरूरी नहीं है, अनावश्यक रूप से भोजन या वस्तुएं इकट्ठा नहीं करते। यदि कुछ बच जाता है तो दूसरों के उपयोग के लिए छोड़ देते हैं। उनके जीवन में कोई लालच नहीं है, बल्कि संतोष और सहयोग की भावना है। सहयोग यहाँ पर आ गया कि दूसरों की हेल्प करने की उनके मन में भावना होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते, सीमा मतलब क्या होता है, बाउंड्री। ठीक है, और हीन मतलब नहीं होना, तो इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। गगन यानी आकाश, तो सीमाहीन मतलब बिना सीमा वाला, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। जो आसमान है हमारा वो सीमाहीन है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे इंडिया का इतना आसमान है, ऑस्ट्रेलिया का इतना आसमान है, आसमान नहीं बटा हुआ है ना, इसकी कोई सीमा नहीं है, बाउंड्री नहीं है, इसीलिए से सीमाहीन यहाँ पर कहा गया है। सीमाहीन गगन में चिड़िया उड़ती है, निर्भय विचरण करते हैं। निर्भय मतलब बिना भय के, बिना डर के। ठीक है, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। दूसरों की कमाई से वो अपना घर नहीं भरते हैं, मतलब उन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास होता है। यह पद्यांश, ये जो पद है पूरा एक पैराग्राफ है, पक्षियों की स्वतंत्रता और निष्काम स्वभाव को दर्शाता है। कवि कहता है कि पक्षी खुले और असीम, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम आकाश में बिना डर के, निर्भय यानी बिना डर के उड़ते हैं। वे अपनी कमाई या मेहनत को दूसरों का हक छीनकर नहीं बढ़ाते। वे केवल जितना आवश्यक होता है उतना ही लेते हैं और सरलता से रहते हैं। नेक्स्ट पद देख लेते हैं, पैराग्राफ देख लेते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। वे कहते हैं, वे किसके लिए यहाँ पर यूज हुआ है, चिड़िया के लिए। चिड़िया कहते हैं मानव यानी मनुष्य को कहते हैं, हम जैसे मनुष्य को, कि सीखो, क्या सीखना है, तुम हमसे जीना जग में। जग यानी दुनिया, जग यानी दुनिया, ये पानी पीने वाला जग नहीं है, कि इस दुनिया में जीना कैसे है वो तुम चिड़िया से सीखो। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। हम स्वच्छंद हैं, स्वच्छंद यानी पूर्ण स्वतंत्र, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं, हम पूरे इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं। तो तुमने अपनी पग में यानी पैरों में, पग यानी पैर, बेड़ी क्यों डाली है, बंधन क्यों डाले हुए। ठीक है, यहाँ चिड़िया मनुष्य को जीवन जीने की सीख देती है। चिड़िया कहती है कि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, वो पूरी रूप से स्वतंत्र है, पर मनुष्य स्वयं को लालच, ईर्ष्या, दिखावे और चिंताओं की बेड़ियों में बांध लेता है। वे मनुष्य को समझाती है कि जीवन में स्वतंत्र, सरल और प्रेम पूर्ण रहना ही सुख का मार्ग है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। तुम हमें देखो, मनुष्य को चिड़िया क्या कह रही है कि तुम हमें देखो, फिर जो तुमने सोने की कड़ियां बना रखी है ना, कड़ियां यानी जो हथकड़ी जैसे होता है, वो जो बना रखी है उसको तोड़ दो
ओ मानव, तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। तो सोने की कड़ी यानी जो धन और लालच का बंधन है उसको तोड़ दो हमें देखकर, और द्रोह भावना, द्रोह मतलब द्वेष करना, किसी के प्रति जलन रखना, मन मुटाव यानी किसी से नफरत करना, तो ये सब तुम त्याग दो, छोड़ो, है ना। मानवता यानी प्रेम, दया और सहानुभूति, ये अपनाने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर कवि मनुष्य के स्वार्थी और भौतिकवादी, भौतिकवादी मतलब होता है विषय वस्तु के प्रति आकर्षित होना, कि जीवन में हमें ये पाना है, वो पाना है, सामान के प्रति लालसा रखना, इस व्यवहार को संबोधित करते हुए कहते हैं, कवि कहते हैं कि पहले चिड़ियों के सरल और प्रेम पूर्ण जीवन को देखो, फिर अपने लालच और बंधनों को छोड़ो। मनुष्य को एक दूसरे से द्वेष, घृणा, ईर्ष्या को त्याग कर प्रेम, मानवता अपनानी चाहिए, दूसरों के प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए। देन लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम और पद्य, पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। तो पीपल से शुरुआत हुई थी पोएम की, और यहाँ एंड भी हो रहा है कि पीपल की जो डाली पर चिड़िया बैठकर गाती है, तो वो यही सब सुनाती है, मानव को संदेश देती है कि लालच छोड़ना चाहिए, ईर्ष्या त्यागना चाहिए, ठीक है। और घड़ी भर बैठकर, घड़ी मतलब थोड़ी देर बैठकर हमें चकित करती है, आश्चर्यचकित करके, और फिर गाकर अपने गीत को उड़ जाती है, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। सो इस अंत में कवि पूरी कविता का सार प्रस्तुत करते हैं। सार यानी एक तरीके से समरी दी गई है इस पूरे पैराग्राफ में, पूरे पोयम की। आरसी प्रसाद सिंह द्वारा ये कविता लिखी गई है। इस पैराग्राफ का भाव है या व्याख्या है, चिड़िया थोड़ी देर पेड़ की डाल पर बैठकर अपने गीत से मनुष्य को प्रेम, स्वतंत्रता और सरल जीवन का संदेश देती है। वे मनुष्य को विचार करने के लिए प्रेरित करती है और फिर सहज रूप से उड़कर चली जाती है। तो आई होप जो चिड़िया ने संदेश दिया वो आपको समझ में आया, ठीक है। तो इसके साथ हमने पोएम कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं जो कवि हैं उनके बारे में यहाँ परिचय दिया गया है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आरसी प्रसाद सिंह प्रकृति और जीवन संघर्षों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से चित्रित करने वाले कवि हैं। इनका जो जीवन काल है आप देख सकते हैं 1911 से 1996 तक है। इनकी जो रचनाएं हैं ना उसमें मेनली, प्रमुखता मतलब मेनली प्रकृति यानी नेचर की बात की जाती है, और जीवन के संघर्ष यानी जो लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं उसको कैसे सामना करना है उसके ऊपर इनके मेन टॉपिक्स होते हैं। वे अपनी रचनाओं में प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, मुक्ति और मिलजुल कर एक सुंदर संसार रचने की कल्पना करते रहे हैं। जैसे कि चिड़िया जो कविता हमने पढ़ी, उन्होंने चिड़िया के माध्यम से कितनी सुंदर बात कही है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। इस लाइन की व्याख्या मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कलापी और आरसी उनके चर्चित कविता संग्रह है। कलापी और आरसी ये जो कविताएं संग्रह बोला जाता है, जैसे एक बुक है उसमें बहुत सारी कविताएं लिखी गई है, ठीक है। सो आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द एक्सरसाइज पार्ट से कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला है मेरी समझ में, तो कुछ क्वेश्चन है उनके ऑप्शंस रहेंगे, जो सही है उस पर मार्क करना है। और इसका सेकंड पार्ट है कि आपको बताना भी है कि कारण कि आपने ये जो ऑप्शन चुना है क्यों चुना है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है यहाँ, कविता के आधार पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक। प्रेम प्रीति, मिलजुल कर रहना, लोभ और पाप या निर्भय विचरण। लोभ और पाप नहीं पाया जाता है, तो यहाँ स्टार बनाएंगे। इसका कारण क्या है? पक्षियों के मन में कोई लालच, स्वार्थ या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं होती है। वे जो अपने श्रम से पाते हैं उसी में संतोष करते हैं। बाकी के जो तीन ऑप्शन है ये चिड़िया में पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। कविता की ये जो पंक्ति है ये किस भाव को संकेत करती है, क्या बताती है? असमानता और विभाजन की इनइक्वालिटी है, लोग बटे हुए हैं। प्रतिस्पर्धा या संघर्ष, जो लोग है कंपटीशन कर रहे हैं। समानता और एकता कि सब सेम है और सब एकजुट होकर रह रहे हैं। ये स्वार्थ और ईर्ष्या, तो ये वाला सही है कि सबको बराबर बताया गया है कि सब मिलकर खाते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। इस पंक्तियों में बताया गया कि पक्षी आपस में भाईचारे से रहते और खाते हैं, वे एक दूसरे से ना ईर्ष्या करते हैं ना झगड़ा, इसीलिए यहाँ एकता की भावना दिखाई गई, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट है, वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीवन जीना जग में। कविता में पक्षी मनुष्य से कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं यह भी हमने पढ़ा। आकाश में उड़ते रहना, बंधन में रहना, स्वच्छंद रहना या संचय करना। स्वच्छंद रहना, संचय करना मतलब होता है इकट्ठा करना कि आज के लिए तो हो ही गया, बाद के लिए भी इकट्ठा करना। तो चिड़िया ऐसा करती है क्या? नहीं करती है, तो ये सब गलत है। ये वाला थर्ड वाला हमारा सही है। स्वतंत्र और सरल जीवन, कवि के अनुसार पक्षी स्वतंत्रता से रहते हैं, किसी लालच या बंधन में नहीं रहते, इसीलिए वे मनुष्य को भी स्वतंत्र, सरल और प्रेम पूर्ण जीवन जीने की सीख देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है मिलान करना है।
यहाँ पर हमें संदर्भ दिए हैं, इसका भाव जो है वो सही से हमें मैच करना है, ठीक है। जैसे चिड़िया की बोली, सोने की कड़ियां, किन चीजों के बारे में यहाँ बताती है, निर्भय विचरण, मुक्ति मंत्र, दिन भर काम, कि मैंने सही मैच करके यहाँ पर लिख दिया, आप इससे मैच कर लेंगे। जैसे चिड़िया की बोली जो है प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश देती है, सोने की कड़ियां यानी बंधन और लालच, निर्भय विचरण या निर्भय आएगा, विचरण स्वतंत्रता और निर्बाध जीवन, मुक्ति मंत्र यानी बंधनों से मुक्ति होना, दिन भर काम यानी श्रम और संतोष, ठीक। अब नेक्स्ट है पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ जो 3 पंक्तियां दी गई है ना, इसका आपको क्या अर्थ समझ में आया, जैसे जो मैंने भाव और व्याख्या बताई थी वो आप लिख सकते हैं और आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। पहले इसका देख लेते हैं, फिर ये दोनों देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, इस पंक्ति में कवि कहता है कि चिड़िया अपने व्यवहार और जीवन शैली के माध्यम से मनुष्य को प्यार, मेलजोल और आपसी सहयोग की शिक्षा देती है। वह हमें बताती है कि प्रेम से रहने में ही जीवन का असली सुख है। नेक्स्ट जो था ख वाला, उसके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं है। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि पक्षियों के मन में कोई लोभ यानी लालच नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, वे किसी का हक नहीं छीनते, न ही अनावश्यक वस्तुएं जमा करते हैं। वे संतोषपूर्ण, सरल और निष्कपट जीवन जीते हैं। निष्कपट मतलब किसी के प्रति द्वेष ना रखना, कपट नहीं करना, बुरा नहीं सोचना किसी का। लास्ट था इसमें, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। सीमाहीन वगैरह मैं समझा चुकी हूँ। सो इस पंक्ति में पक्षियों की स्वतंत्रता का चित्रण किया गया है। वे अनंत आकाश में, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, तो आकाश का कोई अंत नहीं है। सो अनंत आकाश में बिना किसी डर या बंधन के स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं। ये मनुष्य को संदेश देते हैं कि सच्चा सुख स्वतंत्र और स्वाभाविक जीवन में है। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सोच विचार के लिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इनसे संबंधित प्रश्न किए गए हैं। आप अपनी समझ के आधार पर इनके उत्तर देंगे। तो पहला है, सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। पक्षियों के आपसी सहयोग की भावना हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, मतलब मनुष्य के लिए कैसे उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। ये देख लेते हैं, फिर दोनों अलग अलग आंसर देख लेंगे तीनों का। तो पहले का है, पक्षियों का आपसी सहयोग हमें सिखाता है। मनुष्य के लिए कैसे उपयोगी है ये तो बताना है। तो ये हमें सिखाता है कि हमें भी समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जब हम सहयोग करते हैं तो कार्य आसान हो जाता है। किसी की हेल्प करो, कोई काम हम हेल्प के द्वारा करते हैं तो आसानी से हो जाता है और समाज में शांति बनी रहती है। उदाहरण के लिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि यदि हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर काम करें तो बेहतर परिणाम मिलता है, रिजल्ट अच्छा होता है और यह भावना हमें स्वार्थ और अकेलेपन से बचाती है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं ख वाला, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। हमने देखा कि चिड़िया को जितना मिलता है वो उतने भर ही लेती है। पक्षी आवश्यकता भरी संचय करते हैं। संचय करना मतलब जमा करते हैं। मनुष्य का स्वभाव इससे भिन्न कैसे है, मनुष्य इससे अलग कैसे है? तो पक्षी केवल अपनी जरूरत और अनुसार संसाधन लेते हैं बल्कि और बाकी दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन मनुष्य का स्वभाव अक्सर लालची होता है। मनुष्य अपनी जरूरत से ज्यादा संचय करने की कोशिश करता है, जैसे अधिक धन, संपत्ति या संसाधन इकट्ठा करना। यह लोभ मनुष्य को स्वार्थी बनाता है और समाज में असमानता को बढ़ाता है। असमानता मतलब जैसे किसी का बड़ा घर है, रहना उसको एक ही कमरे में, लेकिन घर बहुत बड़ा बना लेगा वो, और ये असमानता समाज में आती है। सोसाइटी में सब इतना बड़ा घर नहीं बना सकते, तो अमीर गरीब बनते हैं, इससे डिफरेंसेस आते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। कि चिड़िया कह रही कि हम तो स्वतंत्र हैं, तुमने अपने पैरों में ये बेड़ियां क्यों डाली है। तो पक्षी को स्वच्छंद और मनुष्य को बेड़ियों में क्यों बताया गया है। पक्षी स्वच्छंद है, स्वच्छंद मतलब इंडिपेंडेंट है, आजाद है, क्योंकि वे बिना किसी लोभ, स्वार्थ या डर के खुले आकाश में उड़ते हैं। उनके जीवन में कोई बंधन नहीं होती है। लेकिन मनुष्य ने अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली है, जैसे लोभ, स्वार्थ, ईर्ष्या और सामाजिक बंधन। ये बेड़ियां मनुष्य को स्वतंत्रता से वंचित करती हैं और उसे मानसिक रूप से बंधन में रखती हैं। देन नेक्स्ट पार्ट है, अनुमान और कल्पना से। अपने समूह में इन ये संवाद दिए गए हैं, इनको डिस्कस करना है, ठीक है। जैसे चिड़िया मनुष्य को स्वतंत्रता का संदेश देती है। आपके अनुसार मनुष्य के पास किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है और किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे ही ये बाकी के 3 हैं, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं रीड कर चुकी हूँ, तो मनुष्य के पास किस चीज को करने की स्वतंत्रता है और किसको करने की स्वतंत्रता, आजादी नहीं है, वो बताना है। तो पहले जिसकी है, मनुष्य के अपने पसंद का भोजन खाने, अपनी शिक्षा प्राप्त करने, अपने विचार व्यक्त करने, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की स्वतंत्रता है। वह अपनी जिंदगी के निर्णय स्वयं ले सकता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जी सकता है। किस चीज की स्वतंत्रता,
आजादी नहीं है मनुष्य को दूसरे को नुकसान पहुंचाने, किसी के अधिकारों का उल्लंघन करने, मतलब किसी के अधिकार जो राइट्स हैं उसको ना मानने, समाज की नैतिकता और नियमों को तोड़ने या पर्यावरण को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है। समाज और कानून जो है वो कुछ प्रतिबंध लगाती है, कुछ रोक लगाती है लोगों पर, ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। अगर पुलिस नहीं हो, लॉ नहीं हो, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है ना, अपने फायदे के लिए। तो ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, रोक है, ये इसीलिए है कि लिमिटेशन बोलते हैं इसको। लिमिटेशन इसीलिए है कि सोसाइटी में शांति हो, पीस हो और एक तरीके से व्यवस्था बनी रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है चिड़िया और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से कैसे भिन्न है। सो चिड़िया का जीवन, चिड़िया स्वतंत्र और संतोषी है, वे अपने जरूरत के हिसाब से भोजन लेती है और कहीं भी अपना घर बना सकती है। वे बिना किसी चिंता के अपना दिन बिताती है और हमेशा आकाश में उड़ती रहती है। वे किसी तरह के बंधन या लोभ से मुक्त है। मनुष्य का जीवन जटिल है, यानी टफ है, बंधनों से भरा हुआ है। वे अपने समाज और परिवार के नियमों का पालन करता है। मनुष्य को भविष्य की चिंता, धन और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, समाज के दबावों का सामना करना पड़ता है। उसका जीवन अधिक और जिम्मेदारियों से भरा होता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। चिड़िया कहीं भी अपना घर बना सकती है। यदि आपके पास चिड़िया जैसी सुविधा हो तो आप अपना घर कहाँ बनाना चाहोगे और क्यों बनाना चाहोगे? तो मैं अपना घर, ये तो मैं दे रही हूँ आंसर, आप कैसे और कहाँ बनाना चाहते हैं वो बताएंगे। तो मैं अपना घर समुद्र के किनारे बनाना चाहूंगा या चाहूंगी, जहाँ शांति और प्राकृतिक सुंदरता हो, वहाँ हवा ताजगी से भरी होती है और मैं वहाँ एक सरल खुशहाल जीवन जी सकता हूँ या सकती हूँ। वहाँ मुझे प्राकृतिक सौंदर्य, ताजगी और शांति का अनुभव होगा जो मुझे मानसिक शांति देगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट है, यदि आप चिड़िया की भाषा समझ सकते तो आप चिड़िया से क्या बातें करते? जैसे हमने इंग्लिश में चैप्टर पढ़ा था ना, डॉक्टर डूलिटिल, राइट। सो वैसे ही अगर आप समझ पाते तो चिड़िया से क्या बात करते? तो ये आपको खुद से ही आंसर्स लिखने हैं, मैंने यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। अगर मैं चिड़िया की भाषा समझ सकती तो मैं उससे पूछती कि वह आकाश में उड़ते समय किस किस तरह का अनुभव करती है, उसको कैसा फील होता है। मैं ये भी जानना चाहती कि वह स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए दुनिया को कैसे देखती है और उसे कभी डर लगता है कि नहीं। मैं उसे ये भी पूछती कि वह दुनिया के बारे में क्या सोचती है और क्यों वह इतनी स्वतंत्र और खुश रहती है। ठीक, नाउ नेक्स्ट है कविता की रचना। यहाँ देखो लिखा है सब मिलजुल कर रहते हैं, अंडरलाइन है, सब मिलजुल कर खाते हैं। तो जिस पर ये रेखांकित है, अंडरलाइन किया गया, उनको ध्यान से देखिए। ये शब्द लिखने बोलने में एक जैसे है, मिलजुल कर। इस तरह की शैली ऐसा हम प्राय कविता में लिखते हैं। अब आप सब मिलजुल कर नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर एक हिंट दिया है, एक तरीके की पोयम दी गई है। अब इसे हमें अपने हिसाब से कुछ भी लिखकर आगे पोयम को कंप्लीट करना है। जैसे सब मिलजुल कर हंसते हैं, वे सब मिलजुल कर गाते हैं। आगे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। जैसे सब मिलजुल कर हंसते हैं, वे सब मिलजुल कर गाते हैं, सब मिलजुल कर उड़ते हैं, वे खुले गगन में नाचते हैं, सब मिलजुल कर जीते हैं, वे प्रेम प्रीति में बंधते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट है भाषा की बात। अब यहाँ देखो लिखा है पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है गाती सुनाती, इसमें गाती और सुनाती जो है रेखांकित शब्दों से चिड़िया के गाने और सुनाने के कार्य का बोध होता है। गाना गा रही है, काम कर रही है, क्या कर रही है चिड़िया? गाना गा रही है। क्या कर रही है चिड़िया? सुना रही है, संदेश सुना रही है। तो काम हो रहा है ना यहाँ पे, गाना गाना, सुनाना, ये कुछ ऐसे शब्द है जिससे हमें काम होने का पता चलता है। जैसे मैं चल रही हूँ तो चलना काम है, मैं लिख रही हूँ लिखना काम है। ऐसे ही गा रही है तो गाना काम है, सुना रही है तो सुनाना काम है। सो वे शब्द, यहाँ पे डेफिनेशन है, वे शब्द जिनसे कार्य करने या होने का बोध होता है, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में हमने पढ़े थे वर्ब। सो जिन वर्ड से हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है, कोई कर रहा है या कोई काम हो रहा है, तो उन्हें हम क्रिया या वर्ब कहते हैं। कविता में ऐसे क्रिया शब्दों को ढूंढ कर लिखिए और उनसे वाक्य भी बनाएं। तो कुछ मैंने ऐसे क्रिया शब्द यहाँ दे दिए और वाक्य भी बना दिए, कोई रह गया तो आप बनाएंगे। जैसे बैठना काम है ना, क्रिया है तो बैठी। रीमा बगीचे के पेड़ के नीचे बैठी है। गाती, गाना काम है, वह रोज सुबह मधुर भजन गाती है। सुनाती, सुनाना काम है, दादी रोज रात को हमें कहानी सुनाती है। सीखो, सीखना काम है, हमें अपने अनुभव से कुछ नया
सीखना चाहिए या सीखो। रहते, रहना काम है, हम सब एक ही कॉलोनी में रहते हैं। खाते, खाना काम है, पक्षी दाने चुगते हैं और खुशी से खाते हैं। लेते, लेना काम है, कोई भी चीज हाथ में हम ले रहे हैं तो बच्चे दुकान से टॉफी लेते हैं। उड़ते, उड़ना काम है, उड़ाना काम है, तो पतंगे आकाश में ऊंचाई तक उड़ते हैं। करते, करना काम है, हम हर काम पूरे मन से करते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर पाठ से आगे वाला पार्ट हम देखेंगे, भावों की बात। जब आप नीचे दिए गए दृश्य देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? अपने उत्तर के कारण भी सोचिए और बताइए। आप नीचे दिए गए भावों में से एक शब्द चुन सकते हैं। आप किसी भी दृश्य के लिए एक से अधिक शब्द चुन सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ दृश्य दिए गए हैं बहुत सारे। जैसे आपको कहीं से किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है तो आपको कैसा फील होता है, वो इसमें से एक वर्ड हमें चुनकर लिखना है। एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं कि आपको, जैसे मान लो कि अच्छा फील होता है, शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, क्या होता है, वो यहाँ पर अपने भाव लिख सकते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं एक एक करके। जैसे आपको किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज सुनाई देती तो आनंद, शांति और उत्साह की फीलिंग आती है। ये आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, आनंद, शांति और उत्साह। ठीक है, ये रहा आनंद। शाम के समय किसी पेड़ पर अनगिनत पक्षी एक साथ चहचहा रहे हो, बहुत सारे पक्षी एक पेड़ पर बैठे हैं, चहचहा रहे हैं, तो आनंद और शांति। ममता और दया, बच्चे को दूध पिला रही है कोई गाय तो ममता दिखती है, उसमें दया का भाव आता है। तो ये आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे। कोई व्यक्ति अपने वाहन की खिड़की से कूड़ा बाहर फेंकता है तो घृणा होती है, चिंता होती है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई बच्चा किसी व्यर्थ कागज को कूड़ेदान में डाल देता है तो आनंद और उत्साह, है ना, अच्छा फील होता है। फिर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पहने बहुत तेज बाइक चला रहा हो तो चिंता होती है। दो प्राणी किसी कारण लड़ रहे हैं तो क्रोध होता है, घृणा होता है। एक व्यक्ति जिसके पैर नहीं है वह विशेष रूप से बनाई गई तिपहिया गाड़ी पर यात्रा कर रहा है तो उत्साह और आत्मविश्वास जैसा शब्द हमें समझ में आता है, राइट। जो आपके मन में आता है वो लिखना है। फिर किसी स्थान पर नेत्रहीन, जो लोग देख नहीं सकते, ऐसे व्यक्तियों के लिए भारतीय यानी ब्रेल लिपि में सूचनाओं के बोर्ड लगे हैं तो ये सहानुभूति और आभार जैसा फील होता है। कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द यानी कुछ बुरे शब्द बोल रहा है तो क्रोध और घृणा का भाव आता है। कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद भूखे को भोजन दे रहा है तो दया और सहानुभूति का भाव आता है। कोई लड़का स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपनी बहन को खिला रहा है तो प्रेम और ममता दिखता है इसमें, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। उपयुक्त जो भाव है उनमें कौन कौन सा भाव अनुभव करते हैं वो हमें लिखना था, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ और इनसे हमें एक एक वाक्य बनाना है तो वो आगे हम यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, जैसे आत्मविश्वास आया तो जब मैं अकेले मंच पर कविता सुनाता हूँ तो आत्मविश्वास जैसा फील होता है। अब एक वाक्य बनाना है, मैं मंच पर निडर होकर कविता सुनाता हूँ जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे ही प्रेम, जब मैं अपने छोटे भाई को कहानी सुनाता हूँ तो प्रेम का भाव होता है। वाक्य बनाना है, मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ इसलिए हर रात उसे कहानी सुनाती हूँ। फिर है आनंद यानी खुशी होना, जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ तब आनंद महसूस करता हूँ या करती हूँ, तो दोस्तों के साथ खेलने में मुझे बहुत आनंद आता है। फिर करुणा यानी दया, जब मैं घायल जानवर को देखकर उसकी मदद करता हूँ या करती हूँ तो घायल कुत्ते को देखकर मेरे मन में करुणा जागी और मैंने उसे पानी दिया। फिर गर्व मतलब प्राउड फील होना, जब मेरी चित्रकला स्कूल की प्रदर्शनी में जाती है, मेरी पेंटिंग स्कूल की दीवार पर लगी देखकर मुझे गर्व होता है ना। ऐसे ही सारे वर्ड्स का मैंने यहाँ दे दिया है, जैसे शांति का, उत्साह का, दया का, चिंता का, हंसी का। हंसी का दिया है, जब कोई मजेदार कहानी सुनाता है तब हंसी आती है, दादी की मजेदार कहानियां सुनकर मेरी हंसी नहीं रुकी। या चिंता है तो जब मेरा दोस्त बीमार होता है। वाक्य है, जब राहुल स्कूल नहीं आया तो मुझे उसकी तबीयत की चिंता हुई। तो ये आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर बेटा हमें आज की पहेली में, कविता में आपने कई पक्षियों के नाम पढ़े। अब आपके सामने पक्षियों से जुड़ी कुछ पहेलियां हैं, यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें हमें सही वर्ड के साथ मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने मैच कर दिया है। दिखने में हरा हरा कहता हूँ सब खरा खरा, खाता हूँ मैं मिर्ची लाल, कहते सब मुझे मिट्ठू लाल। तो ये तोता है, इससे मैच कर देंगे। सुंदर काले मेरे नैन, श्वेत श्याम है मेरे डैन, उड़ता रहता हूँ दिन रैन, खेलूं पानी में तो आए मुझे चैन। ये है यहाँ पर चातक नाम है इसका। ठीक है, संदेश पहुंचाना मेरा काम, देता हूँ शांति का पैगाम, करता हूँ मैं गुटरगु, आओ पास तो जाऊंगा छू। तो एक कबूतर से मैच करेंगे। पीता हूँ बारिश की बूंदे, रखता हूँ फिर आंखें मूंदे, देखो चकोर है मेरे साथी, बिना उसके घूमू ऊंघे ऊंघे। तो ये यहाँ पर इससे मैच होगा। ठीक, फिर है ये रहता है घर के आसपास, रंग है उसका काला खास, जो भी देखे दोगे खाता है वो, झुंड में आ जाता है वो।
ये रहा कौवा। कुहू कुहू मधुर आवाज सुनाती, घर अपना मैं कहाँ बनाती, काली हूं पर काक नहीं यानी कौवा नहीं हूँ, बतलाओ मैं क्या कहलाती, तो कोयल। फिर तन मेरा सफेद गर्दन मेरी लंबी, नाम बताओ सच्ची सच्ची, कहलाता हूँ जल पक्षी, डक, ये वाला बतख। ठीक नाउ अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज आपको दी गई है बेटा, आपको करनी है, एक एक करके देख लेते हैं। देखो पहला है यहाँ पर चित्र की बात। इन तीनों चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए आप पक्षियों को इनमें कहाँ देखना पसंद करेंगे। ये देखिए बिल्डिंग्स के बीच में है, ये पिंजरे में है, ये पेड़ पे है, तो कहाँ पे आपको चिड़िया सबसे अच्छी लग रही है? यहाँ आसमान में, तो मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी लग रही है। तो मैं पक्षियों को तीसरे चित्र में यानी हरे भरे पेड़ों पर बने प्राकृतिक घोंसले में देखना पसंद करूंगा। ये वाला इसका पार्ट नहीं है, सॉरी ये पेज पे बना हुआ था, इसका पार्ट नहीं है, ये सिर्फ 3 में ही आपको बताने। तो थर्ड वाला इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जंगलों में पेड़ों पर वे स्वतंत्र और सुरक्षित रहते हैं पक्षी, वे अपनी मर्जी से उड़ सकते हैं, चहचहा सकते हैं और अपने घर खुद बना सकते हैं। ये उनका प्राकृतिक वातावरण है जहाँ वे खुश रहते हैं। पिंजरे में बंद होना या ऊंची इमारतों के बीच रहना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि वहां उन्हें आजादी और सुकून नहीं मिलता है। अब ऐसी एक और एक्सरसाइज यहाँ दी गई है, निर्भय विचरण। अब यहाँ देखो 3 इमेजेस दी गए हैं, ये कार में बस या वैन जो भी है उसमें आप घूम रहे हैं, यहाँ पर चिड़ियाघर है, ये कैद है सारे जानवर, और यहाँ पक्षी जो है आसमान में उड़ रहे हैं। तो एक लाइन लिखी थी, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। कविता की इन पंक्तियों को पढ़िए और इन चित्रों को देखिए। इन चित्रों को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? जैसे इन चित्रों में कौन निर्भय विचरण कर रहा है, कौन निर्भय बिना डरे विचरण कर रहा है, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है। सो इन चित्रों को देखकर निम्नलिखित विचार मन में आते हैं। जैसे पहला चित्र ये वाला जो है सफारी का दृश्य, सफारी यानी जो गाड़ी वगैरह में बैठ के हम जंगल में जो घूमते हैं उसको कहते हैं। सो इस चित्र में एक बस है जिसमें लोग बैठे हुए हैं और बस के चारों ओर जंगल का दृश्य है। बाहर एक शेर एक भालू निर्भयता से विचरण कर रहे हैं, या भालू देख सकते हैं, शेर देख सकते हैं। यहाँ जानवर स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, वे खुले में घूम रहे हैं। ये दृश्य जंगल सफारी का प्रतीक है, जहाँ जानवर स्वाभाविक रूप से निर्भय होकर रहते हैं। दूसरा चित्र जो है ये चिड़ियाघर का है, चिड़ियाघर का दृश्य है। इसमें जानवर पिंजरों में बंद है और लोग उन्हें देखने आ रहे हैं। शेर और बंदर दोनों पिंजरे में कैद हैं, जबकि लोग स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। जानवर कैद है और लोग घूम रहे हैं। यहाँ जानवरों की स्वतंत्रता छीन गई है, वे सीमित दायरे में बंधे हुए हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। और तीसरा, कविता के संदर्भ में अगर हमें विचार करें तो सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं हमें स्वतंत्रता का एहसास कराती है। पहले चित्र में शेर और भालू की स्वतंत्रता निर्भय विचरण का प्रतीक है, जबकि दूसरे चित्र में उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। ठीक नाउ नेक्स्ट है साथ साथ। वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल काक हंस शुक आदि वास करते सब आपस में हिल में। ये पद्य हमने पढ़ा था। वन में सारे पक्षी एक साथ रह रहे हैं, सारे पक्षी एक साथ मिलकर रहते हैं जंगल में। हमारे परिवेश में भी पशु पक्षी साथ रहते हैं। आप विचार करिए कि हमारे परिवेश में उनका रहना क्यों आवश्यक है और हम अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो पहले ये वाला देख लेते हैं, फिर दूसरा देखेंगे। क्यों आवश्यक है? तो पशु पक्षी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखते हैं, वे एनवायरमेंट को बैलेंस रखते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी जो है वो कीटों यानी कीड़ों को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं और उनके बीज फैलाने से पेड़ पौधे उगते हैं। पक्षी ने कोई फल खाया, उसके बीज कहीं जाकर गिराए तो वहां पर पौधा उग जाता है ना। सो पशु जैसे गाय और भैंस हमें दूध और खाद्य चीज जो मिल्क वगैरह प्रदान करते हैं, इनके बिना पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा और हमारी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। फूड चेन जो होता है वो प्रभावित होगा, जो हमने साइंस में भी पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट है कि हम अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो पक्षियों के लिए पानी और दाना रख सकते हैं, पेड़ पौधे लगाकर उनके आवास बना सकते हैं, कूड़ा कचरा ना फैलाकर उनके पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, पशुओं को भोजन और पानी देकर उनकी देखभाल कर सकते हैं, जंगलों की कटाई रोकने के लिए जागरूक कदम उठा सकते हैं। ठीक है, मतलब जंगल ना हो और जो पशु पक्षी हैं आराम से जी सके, इसकी हम व्यवस्था कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है शब्द एक अर्थ अनेक। एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे यहाँ लाइन दी है, उनके मन में लोभ नहीं। देखो अभी हमने क्रिया पढ़ा, वर्ब के बारे में जाना कि जिन शब्दों से हमें काम करने का पता चलता है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है व्याकरण का, इसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक, पर्यायवाची शब्द आगे समझते हैं। तो जैसे ये लाइन है, उनके मन में लोभ नहीं है। इस पंक्ति में मन का अर्थ चित्त यानी बुद्धि से है कि हमारे बुद्धि में
मतलब उनकी बुद्धि में लोभ नहीं है। किंतु मन शब्द के अर्थ और भी हो सकते हैं। अब नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें भी पढ़ो। जैसे आज मेरा मन पहाड़ों पर जाने का कर रहा है, व्यापारी ने किसान से 10 मन अनाज खरीदा। सो इसमें ये जो मन और मन दो जगह यूज हुआ है, इनके मीनिंग अलग अलग हैं। जैसे उपयुक्त वाक्यों में मन शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों या संदर्भों में किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही शब्द दूसरे संदर्भ में अलग अलग अर्थ दे रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, आज मेरा मन, मतलब मेरा जो दिल है, आज मेरा जो मन है वो पहाड़ में घूमने जाने का हो रहा है। 10 मन अनाज, मन क्या होता है, तौलना। जैसे 1 किलो बोलते हैं तो वैसे ही मन भी एक क्वांटिटी है नापने की, ठीक है, एक क्राइटेरिया है। सो 10 मन, मन वर्ड ही यहाँ पर अनाज को नापने की एक इकाई है। सो वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे आगे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, रोचक उदाहरण देखते हैं। जैसे मंगल ने मंगल से कहा, मंगल को मंगल पर मंगल होगा। देखो, मंगल ने मंगल से कहा, तो इस वाक्य में 2 व्यक्ति हैं, दोनों के नाम मंगल है। तो एक मंगल ने दूसरे मंगल से कहा कि मंगल को, यानी मंगलवार को, यहाँ पर दिन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है इन दोनों मंगल में, ये दिन है मंगलवार, और मंगल यहाँ पे ग्रह की बात हो रही है कि मंगलवार के दिन मंगल ग्रह पर मंगल होगा, यानी शुभ कार्य होगा। देखो, एक ही मंगल यहाँ दिन के फॉर्म में है, ग्रह का नाम हो गया, मंगल यानी शुभ काम के लिए यूज हो गया, यहाँ पे व्यक्ति का भी नाम हो गया। तो इस वाक्य में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दिन, ग्रह और शुभ कार्य की चर्चा कर रहा है। आगे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अलग अलग अर्थों और संदर्भों में हमें प्रयोग करना है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। कर यानी करना भी होता है, काम करना, और हाथ भी होता है, हाथ को भी हम कर बोलते हैं। जल यानी पानी होता है, ऐसे ही जल को अलग अलग फॉर्म में, अर्थ, फल, आम। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, देख लेते हैं। तो जैसे कर का एक अर्थ दिया है, मीनिंग दिया है टैक्स। जैसे सरकार को हर हाल में आयकर देना पड़ता है, आय यानी इनकम और कर यानी टैक्स, तो इनकम टैक्स सरकार को हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पे कर का क्या मीनिंग हो गया, टैक्स। एक और मीनिंग कर का हाथ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसने अपने कर को कर से सुंदर चित्र बनाया, उसने अपने हाथ से सुंदर चित्र बनाया। ऐसे ही जल का एक अर्थ है पानी, हमें प्रतिदिन शुद्ध जल पीना चाहिए। ऐसे यहाँ पर अर्थ मतलब होता है कि पैसा, इस कविता का गहरा अर्थ है मतलब मीनिंग, और एक होता है पैसा। यहाँ पे मीनिंग हो गया मतलब, और यहाँ पे अर्थ यानी धन, उसने बहुत सारा अर्थ कमाया, पैसे कमाए। फल यानी एक तो फ्रूट्स के बारे में, मुझे आम खाना पसंद है। एक परिणाम यानी हम बोलते हैं ना, इसका फल अच्छा नहीं होगा, मेहनत का फल मीठा होता है। आम एक फल भी है, आम फलों का राजा है। और आम आदमी बोलते हैं ना, सामान्य व्यक्ति, जनरल लोगों के लिए बोलते हैं, यह एक आम बात है या आम व्यक्ति है, ठीक ना। नेक्स्ट दिया हुआ है रचनात्मकता। खुले आसमान में पेड़ों की टहनियों, छतों और भवनों आदि पर बैठे या उड़ते पक्षी बहुत मनमोहक लगते हैं। अपनी पसंद के ऐसे ही एक दृश्य का कोलाज आपको बनाना है और कक्षा में प्रदर्शित करना है। इस तरीके से चिड़िया वगैरह आप चिपका सकते हैं एक पेपर पर और दिखा सकते हैं इस तरीके से। देन स्वतंत्रता और प्रेम का संदेश देने वाला एक पोस्टर बनाना है, इसमें इस कविता की कोई पंक्ति या संदेश भी सम्मिलित करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, ऐसा कुछ एक पोस्टर आप बना सकते हैं। और इस पोयम से एक लाइन मैंने यहाँ लिख दी है, तो सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर में भरते हैं। तो कुछ भी आप यहाँ पे फ्लैग बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा पर्यावरण। मनुष्य बिना सोचे समझे जंगलों की कटाई लगातार कर रहा है, जिससे पशु पक्षियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। जंगल नहीं रहेंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे, राइट। मनुष्य द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों की एक सूची बनानी है, जिनसे पर्यावरण व हमारे परिवेश के पशु पक्षियों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संकट की स्थिति से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं वो लिखना है। आप इस कार्य में शिक्षक, इंटरनेट और पुस्तकालय की सहायता ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आप लिख सकते हैं। जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य कौन से हैं? जंगलों की कटाई, प्लास्टिक और कूड़े का अंधाधुंध उपयोग करना, प्रदूषण फैलाना जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अवैध शिकार करना, बड़े बड़े भवनों और सड़कों का निर्माण करना। उपाय क्या है? अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, जंगल कट रहे हैं तो पेड़ भी लगाने चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करना, रिसाइकलिंग करना कि एक ही प्रोडक्ट हमने यूज कर लिया फिर उसका रीयूज करना, राइट। प्रदूषण कम करने के लिए साफ ऊर्जा जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका उपयोग करना, शिकार पर रोक लगाना, वन्य जीवन संरक्षण क्षेत्र बनाना, पर्यावरण जागरूकता अभियान चला, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है परियोजना कार्य।
तो यहाँ पे कुछ वर्क दिए हुए एक्टिविटी। सो पर्यावरण संरक्षण के लिए हम अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर सकते हैं। आप अपने विद्यालय, आसपास और घरों के देखिए कि किन किन कार्यों में प्लास्टिक के थैलों का उपयोग किया जाता है। उन कार्यों की सूची बनाइए। अब उनमें प्रयोग किए जा रहे प्लास्टिक के थैलों के विकल्पों पर विचार कीजिए कि जैसे मान लीजिए प्लास्टिक के थैले में कोई सब्जी ला रहे हैं तो उसकी जगह हम कागज के, कपड़े के थैले यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको खुद से ही करना है। और ड्रामा वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं स्कूल में बचाने के लिए कि पर्यावरण को कैसे हम बचा रहे हैं, तो उसको उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लोगों तक फैलाने के लिए, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है झरोखे से। कविता में पक्षियों के सीमाहीन गगन में उड़ने की बात की गई है। सीमाहीन यानी कोई लिमिट नहीं है, पूरा आसमान उनका है, वो कहीं भी उड़ सकते हैं। पक्षियों का आकाश में उड़ना उद्देश्यपूर्ण है, मतलब एक मीनिंग है। पक्षियों की उड़ान से जुड़ी एक रोचक जानकारी आगे दी गई है। इसे पढ़कर आप पक्षियों की उड़ान से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों को भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पक्षियों की प्रवास यात्राएं। प्रवास होता है माइग्रेशन, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाना। आपको पता है मौसम के हिसाब से पक्षी जो होते हैं वो उड़कर अपनी जगह चेंज करते हैं। तो पक्षियों की प्रवास यात्राएं सबसे विचित्र और रहस्यपूर्ण होती हैं। हर साल शरद ऋतु और शुरू जाड़ों में अनेक पक्षी एशिया, यूरोप तथा अमेरिका के उत्तरी भागों में स्थित अपने स्थानों से चलकर गर्म देशों में आ जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड होती है इन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, कि ये लोग उड़कर और माइग्रेट करते हैं और गर्म जो देश है वहां चले जाते हैं। वसंत तथा गर्मियों में फिर वापस आ जाते हैं। उत्तरी जो ये कंट्रीज है यहाँ पर वे समय के इतने पक्के होते हैं कि इनके आने जाने के एक एक दिन की ठीक गणना की जाती है। हाँ, प्रतिकूल मौसम के कारण कभी देर हो जाए तो बात दूसरी है। मतलब एक कोई पक्षी यहाँ से उड़ा है तो इस जगह तक वो कितने दिन में पहुंचेगा, इस जगह तक कितने, लगभग फिक्स होता है। कभी कभी मौसम ठीक नहीं या कुछ है तो वो लोग कहीं ठहर गए तो वो एक बात अलग होती है। कुछ प्रजातियों के पक्षी थोड़े ही दूरी पर जाते हैं। हर पक्षी थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाता आता ही है, कभी रहन सहन के कष्टों के कारण तो कभी खाना कम होने के कारण। मान लो यहाँ पर जंगल था और अब वो जंगल कट गया, तो जो पक्षी यहाँ रहते थे वो तो ऐसी जगह ढूंढेंगे ना जहां उनको खाना मिले। तो इस प्रकार का आवागमन मुख्यतः उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जहां मौसम भिन्न भिन्न और तीव्रता लिए हुए होते हैं। मतलब जो नॉर्थ इंडिया है, जैसे दिल्ली वाला पार्ट, वहां पर गर्मी बहुत तीव्र होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो इन जगहों पर जो चिड़िया वगैरह है वो आवागमन करती है, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करती है। जो पक्षी ऊंचे पहाड़ों पर गर्मियां बिताते हैं वे जाड़ों में निचली पहाड़ियों, तराई अथवा मैदानों में चले जाते हैं। इस प्रकार का आवागमन भारत में बहुत अधिक पाया जाता है, जहां गंगा के क्षेत्र के बराबर में ही विशाल हिमालय है। आगे दिया हुआ है, इन छोटे छोटे वीर यात्रियों को अपनी समस्त लंबी लंबी यात्राओं के बीच भारी कष्ट झेलने पड़ते हैं, बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है। कभी जंगलों, कभी मैदानों, कभी समुद्र के ऊपर से गुजरना होता है, कभी भयंकर तूफान आ जाते हैं और वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बहुधा वे आंधियों के थपेड़ों से समुद्र की ओर पहुंच जाते हैं और फिर एकदम नीचे पठारों में समा जाते हैं। रात को नगर का तीव्र प्रकाश उन्हें भटका देता है। जो सिटी में अगर वो उड़ रहे हैं और रात के समय उड़ रहे हैं तो इतनी तेज लाइट होती कि रास्ता ही समझ में नहीं आता, कभी आंधी आ गई तो उनका रास्ता भटक जाते हैं वो, राइट। तो कुछ पक्षी बीच बीच में रुककर यात्रा करते हैं ताकि थकान ना हो। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो खाने और आराम करने के लिए बिना रुके लगातार बहुत लंबी लंबी यात्राएं पूरी कर लेते हैं। कुछ पक्षी केवल दिन में उड़ते हैं तो कुछ दिन और रात दोनों समय, किंतु अधिकतर पक्षी सूर्यास्त के बाद अपनी यात्रा पर बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, पक्षी प्राय दल बनाकर उड़ते हैं, यानी ग्रुप्स में उड़ते हैं। सारस और हंस अब आकाश में वी की आकृति में जाते हैं, तब तुरंत हमारा ध्यान उधर खींचा चला जाता है। इस तरीके से देखोगे कि एक यहाँ ऐसे झुंड में ये लोग उड़ते हैं वी शेप में, आप देखना कभी आसमान में आपको दिखे। अबाबील, चकदिल, फुदकी, समुद्र तटीय पक्षी तथा जल पक्षी दलों में इकट्ठे हो जाते हैं। प्रत्येक दल यानी ग्रुप में एक ही प्रकार के पक्षी होते हैं। ऐसा नहीं कि ये ग्रुप है तो इसमें एक कौवा होगा, एक तोता होगा, एक सारस होगा, नहीं, एक ही पक्षियों का ग्रुप होगा। हर दल में परों की तेज फड़फड़ाहट और चहचहाहट होती है। उसके बाद वे धरती से हवा में उठ जाते हैं और आकाश को चीरते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक पक्षियों से रिलेटेड जानकारी हमें दी गई थी। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 9। एक ही वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। नाउ हियर इज द कंटेंट शीट। एज यू कैन सी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सारे वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, नाउ सिर्फ एक चैप्टर बचा है, मीरा के पद। इसी में पढ़ने के लिए हमें दिया हुआ है स्वामी भक्त सुमुख, इनके बारे में पढ़ेंगे। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा एक पोयम है, वो भी दी गई है।
तो ये सारा अब रह गया है, एक और वीडियो आएगा या 2 पार्ट्स हो सकता है इस चैप्टर के हों, तो उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ ही हमारी जो बुक तरीके से सभी चैप्टर्स के साथ फिनिश हो जाएगी। कोई भी सजेशन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.